गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाई पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान क्यों एक बर्बाद देश है। पाकिस्तान इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा। दोस्तों वहां पे एक छोटी सी कांस्टेबल की पुलिस की नौकरी के लिए भी जितनी पोस्ट उससे भी कई हजार गुना ज्यादा आवेदन आते हैं। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब क्यों हुई, आखिर क्यों ये देश हमेशा कर्जे में रहता है और अमीर देशों से पैसे मांगता रहता है। इन सारे सवालों के जवाब हमें उनकी हिस्ट्री से ही मिलेंगे। ये वीडियो पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ये समझ सकता है कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है और उनकी कौन सी गलतियों से सबक सीख सकते हैं। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पाकिस्तान की मिस्टेक नंबर 1 वाज मिलिट्री ओवर पब्लिक। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान की मिलिट्री खुद के लिए काम करती है लेकिन इंडिया की मिलिट्री यहाँ के लोगों के लिए काम करती है। पाकिस्तान में वंस यू ज्वाइन मिलिट्री तो यहाँ तक कि दोस्तों आप कानून को भी हाथ में लेने लायक हो जाते हो। जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया तब से लेके आज तक आधे से ज्यादा टाइम में पाकिस्तान मिलिट्री रूल के अंडर में रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री वहां की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। वहां के पीएम से भी ज्यादा पावर वहां के मिलिट्री के जनरल के पास होती है। लेकिन ऐसा क्यों, इसके पीछे कहानी दोस्तों जिसको समझना जरूरी है। दोस्तों 14 और 15 अगस्त 1947 को दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए। लेकिन 2 ही महीने बाद, पाकिस्तान की आजादी के 2 ही महीने बाद दोनों देश एक युद्ध में उतर गए, एक वॉर में उतर गए जिसको फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहा जाता है। और इस वॉर का पाकिस्तान पे इतना गहरा असर पड़ा कि वहां की जो लीडरशिप थी वो लगातार इस डर में जीने लगी कि भारत कभी भी फिर से अटैक कर सकता है कश्मीर को पूरा हासिल करने के लिए। और ये डर पाकिस्तान पे इतना हावी हुआ कि पाकिस्तान के इस शुरुआती दिनों में पाकिस्तान के बजट का 70% सिर्फ मिलिट्री या आर्मी पर ही खर्च होता था। और जैसे जैसे मिलिट्री पावरफुल होने लगी तो पावर शिफ्ट होने लगी गवर्नमेंट से मिलिट्री की ओर। लेकिन 1954 में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पाकिस्तान को हमेशा के लिए बदल के रख दिया, अगले 70 साल के लिए अंधेरे में ढकेल दिया। एंड दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। ये एक एंशिएंट रोमन लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशल पावर देती है कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने के लिए जो एग्जिस्टिंग लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन उस समय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। एंड वंस द लॉ एंड ऑर्डर गेट्स मेंटेन्ड, पावर मस्ट बी शिफ्टेड बैक टू द गवर्नमेंट। एंड पाकिस्तान के तब के गवर्नर जनरल ने पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया और उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट पाकिस्तान के लोगों को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करती। एंड इसके कुछ ही दिनों पहले गवर्नर जनरल ने पीएम को भी उसकी पोस्ट से हटा दिया था। तब हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जनरल पीएम को ऐसे नहीं हटा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का हवाला देते हुए ये कहा कि आर्मी ये चीज कर सकती है। एंड इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल आने वाले कई सालों में कई बार आर्मी ने गवर्नमेंट को या पीएम को डिसऑन करने के लिए किया। एंड एज ए रिजल्ट पाकिस्तान ने 32 साल अपने मिलिट्री रूल के अंडर बिताए। एक के बाद एक पाकिस्तान के जनरल्स ने वहां के पीएम को उनकी पोस्ट से हटाया और पावर अपने हाथों में ली। एंड लोगों का भी ऐसा एक जनरल परसेप्शन बन गया था कि आर्मी इज मोर ऑर्गेनाइज्ड देन द पॉलिटिशियन, क्योंकि पॉलिटिशियन तो हमेशा एक दूसरे को नीचे दिखाने और सरकार को गिराने में व्यस्त थे। लेकिन 2009 में अभी जाके जब कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन पर रोक लगा दी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे रोक तो लगा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका था। एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैड बिकम द वे ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान। Now we will talk about the mistake number 2, one unit scheme and division of Pakistan। जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान में भी उस समय 5 राज्य थे। ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन। 1955 में वहां पर एक बिल पास हुआ जहां पर आज के बांग्लादेश को छोड़ के वहां के चारों राज्यों को एक ही एंटिटी माना गया। इसके पीछे आइडिया ये था कि पावर एक हाथ में रहे, कॉन्सेंट्रेटेड रहे और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो जाए, डिसीजंस फास्ट लिए जा सके और पावर एंड पूरे पाकिस्तान का डेवलपमेंट हो सके। लेकिन हुआ कुछ उसका उल्टा ही। लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे, लोगों की पर्सनल आइडेंटिटी कहीं खत्म होने लगी। डेवलपमेंट हुआ लेकिन सिर्फ पंजाब स्टेट में, और किसी भी स्टेट में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। रिमोट एरियाज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। पाकिस्तान की राजधानी पहले कराची हुआ करती थी जो कि सिंध प्रोविंस में थी। एंड 1960 में नया कैपिटल इस्लामाबाद बनाया गया। तो सिंध के लोगों ने इस कैपिटल चेंज का काफी विरोध किया और वन यूनिट स्कीम का भी काफी विरोध किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं और सिंध प्रोविंस को भी दबाया गया एंड सिंधी लैंग्वेज को भी अननेसेसरली दबाया गया। एंड इसके अलावा पश्तूनी ट्राइब और बलोचिस्तान के लोगों को भी पराया माना जाने लगा। अगर आप बलोची इंसर्जेंसी और वहां के रेबेलियंस की कहानी पढ़ो, वहां की हिस्ट्री पढ़ो, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सब रेबेलियन या ये सब रिबेल्स वन यूनिट स्कीम आने के बाद ही शुरू हुए। एंड इसका सबसे बड़ा प्रभाव ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर पड़ा।
अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हो तो एक ट्रेंड साफ है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में 1600 किलोमीटर की दूरी थी और कल्चरल डिफरेंसेस भी थे। एक तरफ उर्दू बोली जाती थी और दूसरी तरफ बंगाली बोली जाती थी। फिर भी 1952 में उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। पाकिस्तान का मेजर रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से आता था। 1958 तक पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का 50% आज के बांग्लादेश से आता था। ऑन दी अदर हैंड वेस्ट पाकिस्तान जो था वो इंपोर्ट ज्यादा करता था, यानी खर्चा ज्यादा करता था, स्पेंड ज्यादा करता था। फॉरेन एड का जो भी पैसा आता था वो सिर्फ 23% यानी आज के बांग्लादेश में जाता था और बाकी का आज के पाकिस्तान में रहता था। एंड वेस्ट पाकिस्तान में कुछ फैमिलीज ऐसी हो गई थी जो सारा वेल्थ कंट्रोल करती थी और यहाँ पर आज के जो बांग्लादेश है ईस्ट पाकिस्तान, उसमें कोई ऐसा बड़ा एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन नहीं था। इसके अलावा 1970s में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया जहां पर ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में 5 लाख से ज्यादा लोग मरे, लेकिन वहां पर हेल्प के नाम पे काफी देर कर दी गई एंड वहां के सिटीजन को सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया गया। एंड और भी कई ऐसे रीजन मिला के वहां पर एक सिविल वॉर शुरू हुआ जिसके फलस्वरूप आज का बांग्लादेश पैदा हुआ। थर्ड मिस्टेक, एक्सट्रीमिज्म का सहारा, कट्टरता का सहारा। पाकिस्तान के इस लीडर जिया उल हक ने पाकिस्तान ही नहीं पूरे एशिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। 1977 में वो खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। उनकी प्रेसिडेंसी में धीरे धीरे पाकिस्तान रेडिकलाइज होने लगा, कट्टरता आने लगी। 1979 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने उस समय के अफगानिस्तान पर हमला किया। यहीं पर पाकिस्तान को अपना लॉन्ग टर्म अलाई मिल गया अमेरिका के रूप में। CIA अमेरिका ने ISI पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ऐसी डील की जिसमें पाकिस्तान को ये ऑर्डर मिला, ये आदेश मिला कि आप एक ऐसी रिबेलियन फोर्स तैयार करो जिसका नाम आज तालिबान है, जो अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़ेगी ताकि अमेरिकन सैनिकों को रशिया से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में नहीं जाना पड़े। एंड इस तरह के वॉर को प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। एंड इसके लिए पाकिस्तान को यूएस से काफी ज्यादा फाइनेंशियल एड, वॉर मटेरियल, आर्म्स एंड एम्युनिशंस मिलते रहे जो पाकिस्तान के थ्रू मुजाहिदीन तक पहुंच रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान को अमेरिका से $5.3 बिलियन मिले। एंड इसी टाइम में तालिबान जो बना वो आज भी अमेरिका और पाकिस्तान के लिए सिरदर्द है। पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेन किया। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। यहाँ पर अफगानी रिबेल्स सोवियत संघ के खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहे थे और पाकिस्तान ने इस लड़ाई को उसको रिलीजन की लड़ाई बना के बोला कि ये हमारे मुसलमानों के ऊपर एक खतरा है या लड़ाई है। ये सोवियत संघ ने ये जो जंग शुरू करी है वो मुसलमानों के खिलाफ करी है। और इसी फंडामेंटल आइडिया के आधार पर और भी कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुए। जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया तो फिर उन लोगों को, उन रेबल्स को, उन तालिबानियों को अमेरिका से पाकिस्तान के थ्रू जो फाइनेंशियल एड या जो पैसा मिल रहा था या जो लड़ाई के सामान मिल रहे थे वो आना बंद हो गए। तो उन लोगों को तो जैसे कोई नौकरी चली गई, उनको उनके पास करने को कुछ काम ही नहीं था, तो उन्होंने अपना निशाना ही बदल लिया और आने वाले समय में कई डेंजरस अटैक्स किए। और दुनिया को भी पता है कि तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा जमाना चाहता है क्योंकि ये वो सांप है जो अपने मालिक को ही डसेगा। दिस चेंज द वर्ल्ड फॉरएवर। एंड नाउ अब इस मुद्दे पे आते हैं कि पाकिस्तान की इन गलतियों से भारत क्या सीख सकता है। पहला लेसन, डेवलपमेंट को यूनिवर्सल होने की जरूरत है। किसी एक पर्टिकुलर एरिया या सेगमेंट पर ध्यान नहीं देना, सबका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। इंडिया की 70% पब्लिक आज भी रूरल इंडिया में रहती है। वहां तक अगर एम्प्लॉयमेंट के अगर नहीं पहुंचे तो फिर दो चीजें होगी, या तो शहर जो होंगे वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे या फिर गांव के जो युवाओं को उनको सिर्फ 2 नंबर के धंधे पे है, गांव के लोगों के पास इलीगल काम करने के बजाय कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। सेकंड, ये कि पॉलिटिकल सिस्टम में सुधार लाने होंगे, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो या ग्राम पंचायत लेवल पर। सारे सिस्टम देश की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनने चाहिए। भारत में पावर किसी एक इंस्टीट्यूट के हाथ में नहीं है। लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, जुडिशियरी लॉज को प्रोटेक्ट करती है एंड एग्जीक्यूटिव लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। एंड ये डिविजनल पावर एक हेल्दी डेमोक्रेसी का लक्षण है। एंड थर्ड लेसन दोस्तों, ये एक स्टोरी के थ्रू बताना जरूरी था कि आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ज्यादा मजा आएगा। भारत है तो आज सैम मानेकशॉ जैसे आर्मी ऑफिसर्स की वजह से। 1971 का एक किस्सा है जहां पर पाकिस्तान के ज्यादातर आर्मी जनरल्स क्या कर रहे थे कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को हटा के खुद पावर अपने हाथों में ले रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने उससे पूछा था, व्हेन आर यू टेकिंग ओवर? सैम मानेकशॉ को बोला था, व्हेन आर यू टेकिंग ओवर? तो सैम मानेकशॉ ने ये बोला कि मैम, यू माइंड योर ओन बिजनेस एंड आई विल माइंड माई माइंड। मतलब इंडिया की आर्मी को ये पता है कि वी आर नॉट मेड फॉर रनिंग द गवर्नमेंट और रनिंग द कंट्री। एंड इसीलिए आज तक इंडिया में एक भी मिलिट्री कूप नहीं हुआ है। हमारी मिलिट्री चाहे दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री ना हो, लेकिन स्टैंडर्ड्स की जब बात आती है तो इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 मिलिट्री है। एक फंक्शनिंग देश के 2 मेजर स्तंभ होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द सोशल स्टेबिलिटी, जो ना होने की वजह से पाकिस्तान बार बार IMF के पास जाता है और उनसे बेल आउट की मांगे करता रहता। तो ये 3 चीजें ऐसी जो इंडिया पाकिस्तान से सीखता है। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।